गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो मार्च 2022 में हुआ था संपन्न। उसके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं, देखो कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आते हैं और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में आते हैं, और जिसमें होते 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम करेंगे 2 एंड 3 मार्क्स के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो प्यारे बच्चों, ये है कक्षा 12th का हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ये पेपर तैयार किया गया था, और ये सेट सी है। सेट सी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम पहले ही करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे इन क्वेश्चंस को और ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। देखो बच्चों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनमें होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, तटस्थावक्र। इसको इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। तटस्थावक्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो तटस्थावक्र होती क्या है? अभी सबसे पहले तो हम वही दिखाएंगे कि तटस्थावक्र का शेप कैसा होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं तटस्थावक्र की शेप बना देती हूँ। ये देखिएगा, ये होती है हमारी तटस्थावक्र। ये IC कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, और ये O एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो बच्चों, तटस्थावक्र में भी दोनों जो X हैं वहाँ पर 2 वस्तुएं लेते हैं, क्योंकि 2 वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करता है, जिस पर उपभोक्ता क्या होता है? तटस्थ होता है, उदासीन होता है। तो ये तटस्थावक्र है, ध्यान रखना। अब तटस्थावक्र का हमें पता चल गया, इसकी हमने विशेषताएं बतानी है, और इस डायग्राम के माध्यम से ही आप सीख पाओगे कि तटस्थावक्र की 2 मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो आप अब देखेंगे यहाँ पर विशेषताएं। पहली विशेषता है, तटस्थावक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बाएं से बाएं हाथ की तरफ बायां होता है और दाएं हाथ की तरफ दायां। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर जैसे ये आ रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है, तटस्थावक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु क्या होता है बेटे? जो ये O बताती हूँ मैं बार बार में, O, ये मूल बिंदु होता है, और उन्नतोदर होता है इस प्रकार से, कॉन्वेक्स। देखो ये जो शेप होती है ना, ये इस तरह से, ये कॉन्वेक्स है और कॉनकेव नहीं है। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है ना, उसमें कॉनकेव होती है, नतोदर होती है, जबकि तटस्थावक्र में उन्नतोदर होती है। ठीक है, देखो नीचे से ये ऊपर उठी हुई होती है, उन्नतोदर बोलते हैं इसको। ओके, तो दोनों पॉइंट बहुत आसान है, तटस्थावक्र बनाकर हमने दिखाई है, और 2 वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करती है तटस्थावक्र। इसकी मुख्य विशेषता देखिएगा, तटस्थावक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता, बहुत आसान है। दूसरा, तटस्थावक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, क्योंकि इसका ढलान घटता है जब हम तटस्थावक्र पर नीचे की ओर जाते हैं, इसलिए उन्नतोदर होता है। दोनों क्लियर हो गए। तो 2 पॉइंट का ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, और देखो हमने यहाँ पर ना तटस्थावक्र बनाकर भी दिखाया है। जो तटस्थावक्र है वो हमने बनाकर दिखाया। ये देखिएगा, OX एक्सिस पर हमने गुड 1 ली है, यानी कि वस्तु 1 ली है, और OY एक्स पर हमने गुड 2 ली है, और ये तटस्थावक्र हमने बनाया है। देखो IC, और ये इसको छुएगा नहीं X एक्सिस पर। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी X एक्सिस को छुएगा नहीं, और Y एक्स को भी नहीं छुएगा। तो ये तटस्थावक्र है। ये तटस्था मैप ही हमने बना दिया, 3 तटस्थावक्र बनाकर दिखाए हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि तटस्थावक्र कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा 2 मार्क्स का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समविच्छेद बिंदु से क्या अभिप्राय है? ब्रेक इवन पॉइंट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समविच्छेद बिंदु से क्या अभिप्राय? बच्चों, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। समविच्छेद बिंदु या लाभ अलाभ बिंदु। देखो बच्चों, समविच्छेद बिंदु में न तो लॉस होता है, ना तो असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, और ना ही न्यूनतम हानि प्राप्त होती है। तो लाभ अलाभ बिंदु भी इसको बोलते हैं। और यह वह स्थिति है जिसमें TR = TC, एंड TR को अगर आप Q से डिवाइड करेंगे, TC को Q से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AR = AC। देखो बच्चों, TR = TC, समविच्छेद बिंदु की बात बता रही हूँ मैं। अगर TR को आप Q से डिवाइड करोगे, हमारे पास आ जाएगा AR, और
टी सी को क्यू से डिवाइड करोगे, यानी कि इकाइयों से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी। इसका मतलब है ए आर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अब देखो ऐसी स्थिति है ए आर इज इक्वल टू ए सी, टी आर इज इक्वल टू टी सी, तो इसमें लाभ अलाभ की स्थिति में लाभ तथा हानि दोनों ही शून्य होते हैं, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। अच्छा, इससे पहले ना हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर सम विच्छेद बिंदु का या ब्रेक इवन पॉइंट का। यहाँ पर ये देखेंगे, ये है ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने आउटपुट लिया है। ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिया है। और ये देखिएगा, ये ए आर है, ये ए आर है और ये ए सी है। ए आर इज इक्वल टू ए सी यहाँ पर है। क्यों बिंदु पर ये है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट को हम सम विच्छेद बिंदु भी बोलते हैं, लाभ अलाभ भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा जो क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2 मार्क्स का, हमने पहले ही बताया था। तो परिचालन अधिशेष से क्या अभिप्राय है बच्चों? परिचालन अधिशेष का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इंग्लिश में ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं और हिंदी में परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष में क्या होता है कि लगान, लाभ और ब्याज का जोड़ होता है। लगान, लाभ और ब्याज का जोड़ होता है। देखिएगा, लगान जमा लाभ जमा ब्याज। अब हम इसको क्लियर करेंगे। देखिएगा, परिचालन अधिशेष ब्याज, लगान या किराया, अगर लगान के स्थान पर किराया भी आ जाए तो वो भी, और रॉयल्टी। लाभ का देखो ब्याज, लगान या किराया तथा रॉयल्टी लाभ का, यानी कि रॉयल्टी लाभ का जोड़ है। इसमें संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। देखो, संपत्ति और उद्यमशीलता, देखो उद्यमी को क्या मिलता है बच्चों? लाभ। और संपत्ति से हमें क्या मिलता है? लगान मिलता है और किराया मिलता है, ब्याज मिलता है। तो ये उद्यमशीलता, संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है। ये क्लियर हो गया। ये भी 2 मार्क्स का था। अगला क्वेश्चन है 4th, सीमांत बचत प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है, या सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? देखो, सीमांत होता मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एमपीएस से क्या अभिप्राय है? देखो बच्चों, सीमांत शब्द कहीं भी आ जाए वहाँ पर डेल्टा का निशान आएगा, यानी कि परिवर्तन होता है। देखो, सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात है। बहुत आसान है। बचत में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एस, और आय में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वाई, इन दोनों का अनुपात है। जैसे कि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस, बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई यहाँ पर कर रखा है। ये होती है सीमांत बचत प्रवृत्ति। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5वां, मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास का दूसरा नाम है स्थायी पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग। अगर इस प्रकार से आ जाए कि स्थायी पूंजी का उपभोग क्या होता है या अचल पूंजी का उपभोग क्या होता है, तो भी हमने मूल्यह्रास के बारे में जो बताया है वही लिखना है। और बच्चों, मूल्यह्रास को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब मूल्यह्रास क्या होता है? एक वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में अचल या स्थायी पूंजी के प्रयोग से, देखो स्थायी पूंजी के प्रयोग से, जैसे हमारी अचल पूंजी क्या होती है, जैसे मशीनें होती हैं, उनके प्रयोग से उनके मूल्य में जो कमी आती है, जो टूट फूट होती है, जो घिसावट आती है, उसे अचल पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास कहते हैं। तो ये एज इट इज अगर आप लिखोगे तो आपके 2 मार्क्स पक्का मिलेंगे बच्चों। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिएगा बच्चा, छठा क्वेश्चन हमारा है, ये 3 मार्क्स का है। और क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी क्या है। तो देखो बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। यहाँ पर हमने देखा 2 वस्तुएं, कई बार पूछा जाता है बच्चों से पेपर में कि उत्पादन संभावना वक्र में ओ एक्स एक्स पर क्या लिखा जाता है, तो वस्तु 1 लिखी जाती है। ओ वाई एक्स पर क्या लिखा जाता है, तो वस्तु 2 लिखी जाती है, यानी कि गुड 2 एंड गुड 1। देखो बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनका उपलब्ध संसाधन, जो भी उत्पादक के पास
संसाधन मौजूद हैं और जो भी वर्तमान तकनीक है, वर्तमान तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखनी है कि एक तो उपलब्ध संसाधन और दूसरा तकनीकी ज्ञान जो मौजूद है, उसमें परिवर्तन नहीं करना। तो इसकी मान्यताएं क्या हैं, ये हम बारी बारी से देखेंगे। उत्पादन संभावना वक्र की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। कौन सी मान्यताएं हैं, अभी देख लेते हैं। उत्पादन के साधनों की शिथिल मात्रा, अभी हमने बताया था ना कि उपलब्ध संसाधन यानी कि जो भी उत्पादन के संसाधन हैं, साधन हैं, वो उनकी मात्रा शिथिल है। ये हम मान कर चलेंगे। मान्यताओं का मतलब होता क्या मान कर चल रहे हो। उत्पादन के साधनों की मात्रा शिथिल होती है, परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। भाई जैसे मान लीजिए कुछ संसाधनों को हमने कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग किया था, यानी कि कपड़े की फैक्ट्री में थे, तो अब दूसरी बार अगर हमारे पास संसाधन सीमित है तो हम दूसरी जगह पर उनको जूते बनाने के लिए भी हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि उनकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नतोदर होता है। ओके, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, देखिएगा उत्पादन के साधनों की शिथिल मात्रा। दूसरा जो पॉइंट है, उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग। जितने भी हमारे पास संसाधन हम उनका पूर्ण उपयोग करेंगे, कुशल उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ मशीनें सीमित हैं, तो क्या करेंगे कि हम सीमित मशीनों की सहायता से शिफ्टों में, जो शिफ्ट होते हैं उनमें जो हमारे पास लेबर है उनकी ड्यूटी लगा देंगे, ठीक है, 8-8 घंटे के अंतराल के ऊपर। तो उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण या कुशल उपयोग हम करेंगे। अगला है शिथिल तकनीक। उत्पादन की तकनीक शिथिल है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वही रहेगी, ये भी हम मान कर चलेंगे। दो वस्तुएं, सबसे पहले हमने बताया था कि दो वस्तुएं। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं या वस्तुओं के दो संयोगों का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूँ तथा कपड़ा। ये हमने मान लिया है। अध्ययन की सरलता के लिए केवल दो वस्तुएं मौजूद हैं। अब देखिएगा आगे बच्चों, ये उत्पादन संभावना वक्र हमने बनाई है। ये OY-X है और ये OX एक्सिस है। यहाँ पर हमने एक वस्तु ली है व्हीट और यहाँ पर हमने लिया है क्लोथ। तो दो वस्तुओं के, और देखो ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर है। अगर यहाँ पर आपके पेपर में ये तो थी मान्यताएं, अगर आ जाए विशेषताएं तो आपने बताना है जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु ये O है, इसकी तरफ नतोदर होती है और इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इस पे जितने भी संसाधन हैं तो उनका पूर्ण उपयोग होता है, ये मानकर चला जाता है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र की शेप हमने आपको दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम और न्यूनतम कीमत में क्या संबंध है। यहाँ पर में आएगा बच्चों, में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है। तो देखिएगा, उच्चतम कीमत से तात्पर्य प्रायः नियंत्रण कीमत से है, अथवा वह कीमत जो सरकार द्वारा संभावित संतुलन स्तर वाली कीमत से नीचे निर्धारित की जाती है। ये ध्यान रखना बच्चों, नाम उच्चतम कीमत है लेकिन निर्धारित नीचे की जाती है। बिल्कुल उल्टा हमने करना है कि उच्चतम कीमत नीचे और न्यूनतम कीमत ऊपर। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि निर्धन वर्ग को विशेष वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत इतनी निर्धारित करोगे, इससे ज़्यादा निर्धारित नहीं करोगे, यानी कि उच्चतम मैक्सिमम आप इतना प्राइस निर्धारित कर सकते हो, सरकार ऐसे बोलती है। अब देखिएगा, न्यूनतम कीमत या समर्थन कीमत, कम से कम इतनी कीमत तो हमें मिलनी ही चाहिए हमारे उत्पादन की, यानी कि किसानों के लिए होती है समर्थन कीमत या न्यूनतम कीमत। कम से कम इतनी कीमत तो दो ताकि उन्होंने जो लागत लगाई है। अब देखिएगा, समर्थन कीमत या न्यूनतम कीमत क्या है। न्यूनतम कीमत वह समर्थन कीमत है जो संभावित संतुलन स्तर वाली कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है। सरकार ऐसा इसलिए करती है जिससे किसानों की आय को स्थिर रखा जा सके। तो देखो बच्चों, जो न्यूनतम कीमत है वो समर्थन कीमत है और जो उच्चतम कीमत है वो नियंत्रित कीमत है, कंट्रोल प्राइस है। सरकार कंट्रोल प्राइस पर वस्तुएं उपलब्ध कराती है गरीब लोगों को, और समर्थन कीमत ऊपर निर्धारित करती है संतुलन कीमत से, ताकि किसानों को उनकी आय को स्थिर रखा जा सके, ताकि वो हतोत्साहित ना हो, जितनी उन्होंने लागत लगाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्राप्त हो। ये जो उच्चतम कीमत है और न्यूनतम कीमत है, इन दोनों को हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे
बिल्कुल ध्यान से देखना है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे बच्चे, ओ एक्स एक्स पर हमने क्या लिखना है, ओ वाई एक्स पर हमने क्या लिखना है। देखो बच्चों, ओ एक्स पर हमने मात्रा लिखनी है और यहाँ पर हमने कीमत लिखनी है। देखिएगा, मांग और पूर्ति, ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। ये बाजार शक्तियाँ होती हैं, कुल मांग और कुल पूर्ति। ये क्यों बिंदु पर काटती हैं, ये क्यों बिंदु पर काटती हैं, ये संतुलन बिंदु है। और इसके सामने जो है ये पी, ये संतुलन कीमत है। और जो उच्चतम कीमत है वो संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित कर रखी है। देखिएगा, सीलिंग प्राइस, कंट्रोल प्राइस। अब ये देखिएगा, ये उच्चतम कीमत है। देखो, हम बोलते हैं ना सीलिंग प्राइस, यानी कि उच्चतम कीमत। ये इसके नीचे निर्धारित है, P1। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसके नीचे होती है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया। अब हम बात करेंगे समर्थन कीमत की या न्यूनतम कीमत की। देखिएगा बच्चों, ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने मात्रा ली है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने कीमत ली है। अब मांग और पूर्ति की शक्तियाँ, ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है, ये एक दूसरे को क्यों बिंदु पर काटती हैं। और इसके सामने जो पी है ये संतुलन कीमत है। और न्यूनतम कीमत को संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित किया है। फ्लोर प्राइस, कम से कम कीमत P2 है। इसका मतलब है कि इस किसानों को कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। ये है समर्थन कीमत। ओके बच्चों, तो दोनों डायग्राम के माध्यम से हमारे न्यूनतम कीमत और उच्चतम कीमत, हमारी ये उच्चतम कीमत थी और ये न्यूनतम कीमत थी, इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चक्रीय प्रवाह मॉडल का महत्व बताइए। चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो मॉडल हैं, देखो इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। एक होता है हमारा 2 सेक्टर मॉडल, एक होता है 3 सेक्टर मॉडल, एक होता है 4 सेक्टर मॉडल। इनका महत्व क्या है, जो ये चक्रीय प्रवाह मॉडल है ये हमें क्या बताते हैं। तो देखिएगा, इसका आंसर है बच्चों, परस्पर निर्भरता का ज्ञान। जो चक्रीय प्रवाह मॉडल है, इनसे हमें परस्पर निर्भरता का ज्ञान प्राप्त होता है। कि जैसे देखिएगा, एक उत्पादक क्षेत्र है, एक गृहस्थ क्षेत्र है, इनमें आपस में कैसे निर्भरता है। तो इसको भी मैं एक बार बताऊंगी बच्चों कि परस्पर निर्भरता का ज्ञान किस प्रकार से होता है हमें। तो देखो बच्चों, इसको मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा जूम ये करना पड़ेगा। ये देखिएगा बच्चों, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, उत्पादक क्षेत्र है, प्रोडक्शन सेक्टर है, और यहाँ पर क्या है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है या गृहस्थ क्षेत्र है। तो देखो, इनकी आपस में परस्पर निर्भरता है। उत्पादक क्षेत्र जो है हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पादन के साधन लेता है। इसमें क्या होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, यहाँ से ये लेता है। और बदले में इनको सेवाएं के बदले में जो पुरस्कार देता है, लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी यहाँ पर दे देता है। और उस सारा जो भी उनको आय प्राप्त होती है उसको वो यहाँ से यहाँ पर वापस आ जाता है। कैसे कि भाई, वो वस्तुएं जो बनाई हैं वो सारी वस्तुएं और सेवाएं यहाँ पर चली जाएंगी। तो देखो, आपस में निर्भरता का ज्ञान हुआ कि उपभोक्ता क्षेत्र, गृहस्थ क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र में किस प्रकार से निर्भरता है। यहाँ से साधन लिए जाते हैं, फिर साधनों का पुरस्कार दिया जाता है, फिर वो जो पुरस्कार मिलता है उसको उन वस्तुओं के ऊपर खर्च कर दिया जाता है जो उत्पादक क्षेत्र बनाता है। इसी तरह से वित्तीय क्षेत्र है, ये भी उधार जमा कराते हैं, उधार लेते हैं, जमा कराते हैं पैसा और उधार लेते हैं। ये भी जमा कराते हैं बैंक में और उधार लेते हैं। तो इनकी आपस में निर्भरता का ज्ञान होता है। इसी तरह से सरकारी क्षेत्र से विश्व क्षेत्र। तो क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों कि परस्पर निर्भरता का ज्ञान कराया जाता चक्रीय प्रवाह मॉडल में। अगला है, समावेश या भरण या वापसी या शरण की पहचान की जाती है। समावेश या भरण, देखो इसको बोलते हैं इंजेक्शन, और वापसी और शरण को बोलते हैं लीकेजेज। इनकी पहचान होती है किससे, चक्रीय प्रवाह मॉडल से। तो देखो बच्चों, चक्रीय प्रवाह मॉडल द्वारा अर्थव्यवस्था में समावेश या भरण, वापसी या शरण संबंधी प्रवाह चरों की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। कैसे बच्चों, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पर इंजेक्शन है यानी कि समावेश है, और यहाँ पर लीकेजेज है यानी कि शरण है, और ये भरण है। तो देखो, ये होते हैं GIX और ये होते हैं STM। अब देखो, जो लीकेजेज है वो होती है सेविंग होती है यानी कि बचत, और कर टैक्स को बोलते हैं, और इम्पोर्ट आयात को बोलते हैं, M आयात के लिए है। ये हमारे लीकेजेज हैं यानी कि शरण है। और भरण क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो इन चरों की
पहचान करने में हमारे सहायता मिलती है। किससे? चक्रीय प्रवाह मॉडल से। तो बच्चों ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं, और भी पॉइंट हैं इसके। ये देखिएगा, तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। चक्रीय प्रवाह मॉडल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला पॉइंट है समष्टि चरों का तुलनात्मक महत्व। ये मॉडल विभिन्न समष्टि चरों जैसे राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश आदि के तुलनात्मक महत्व को प्रकट करते हैं। इसके फलस्वरूप हम अर्थव्यवस्था की रचना के विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य लिखिए। देखो बच्चों, सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य लिखिए। देखिएगा, सरकारी बजट से सरकार के कराधान और आर्थिक सहायता संबंधी व्यापक नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, सरकार कर लगाती है और आर्थिक सहायता देती है, तो उनका व्यापक ज्ञान होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बताया आय और संपत्ति का पुनः वितरण। देखिएगा, आय और संपत्ति का जो पुनः वितरण है ना बच्चों, वो सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि सामाजिक न्याय के लिए, जो न्याय है, सामाजिक न्याय है, उसके लिए ये जरूरी है आय और संपत्ति का पुनः वितरण। तो ये उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होता है सरकार का। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है साधनों का पुनः बंटवारा। देखो बच्चों, यदि बाजार इस कार्य में विफल हो जाए तो सरकार सामाजिक संसाधनों को, देखो यहाँ पर साधनों का पुनः बंटवारा का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार साधनों का बंटवारा इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ और सामाजिक कल्याण के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सके, यानी कि उनका बंटवारा किया जा सके, सामाजिक न्याय। और देखो बच्चों, एक बात है, पुनः साधनों का पुनः बंटवारा ताकि सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सके। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन सरकार आर्थिक सहायता भी देती है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसे उद्यम होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उस पर रोक लगा देती है ताकि कल्याण भी, जैसे मान लीजिए सिगरेट और शराब का उत्पादन है, सिगरेट और जो शराब का जो उत्पादन है भारी करों के बोझ द्वारा उनको निरुत्साहित करती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो देखो, सिगरेट और शराब के ऊपर सरकार बहुत सारा टैक्स लगाती है, कर लगाती है, और सामाजिक उपयोगिता वाली वस्तुओं जैसे खादी के उत्पादन को आर्थिक सहायता देती है। तो इस तरह से पुनः बंटवारा करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों तीसरा, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। देखो बच्चों, सार्वजनिक उद्यम, देखो सरकार की बजट संबंधी नीति से ही यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है, उनका प्रबंध करती है। प्राय सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहाँ पर प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता, देखो देश में आर्थिक स्थिरता भी बनाए रखना सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रोफेसर केन्ज प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था में मंदी दूर करने के लिए सरकार को बजट का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। देखो बच्चों, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में ना मंदी और तेजी के चक्कर चलते रहते हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी कभी तेजी, ये चक्कर चलते रहते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। ओके, और बजट जो है सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण नीति अस्त्र है जिसके प्रयोग द्वारा वह अस्फीति और मुद्रास्फीति की स्थितियों का मुकाबला कर सकती है। तो देखो बच्चों, ऐसा करके सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो क्लियर हो गया है ये हमारे सरकारी बजट के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों से कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद ज्ञात करें। हमने क्या निकालना है? देखो बच्चों, सबसे ध्यान देना, कारक लागत पर और निवल निकालना है और घरेलू उत्पाद निकालना है। हमारे पास है क्या? बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, एक तो बाजार कीमत पर है जबकि हमने कारक लागत पर निकालना है, एक हमारे पास सकल है जबकि हमने निवल निकालना है, और घरेलू उत्पाद है ही, तो हमने दो चीज़ें घटानी हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से हमने एक तो घिसावट, ताकि हमारा निवल आ जाए, और अप्रत्यक्ष कर भी घटेगा और आर्थिक सहायता जुड़ेगी, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। तो देखेंगे कैसे हमने किया। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट
माइनस अप्रत्यक्ष कर जमा आर्थिक सहायता, बिल्कुल ठीक है हमारा ये। तो देखिएगा 650 माइनस 60 माइनस 70 प्लस 10 करोड़, हमारा आ गया 530 करोड़ रुपीज, इसका उत्तर आया, जो कि बिल्कुल सही है बच्चों। ध्यान रखना, ये हमारे थे 10 क्वेश्चन और 10 के 10 क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप समझोगे, और इसी के साथ में आपको ऑल द बेस्ट भी बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।